हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है भूकंप है। ठीक है, भूकंप से संबंधित जितने भी आपका जो है टॉपिक बन सकते हैं, जैसे कि भूकंप क्यों आता है, भूकंप आने का कारण क्या है, भूकंप कितने प्रकार का होता है, फिर भूकंप को किस स्केल से मापा जाता है, और भारत में भूकंप आने का जो जोन है कहाँ पे ज़्यादा टफ है, यानी कि कहाँ ज़्यादा पे डेंजर है और कहाँ पे कम डेंजर है। तो ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। अगर यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर भूकंप है क्या। ठीक है, तो भूकंप को बहुत सरल शब्दों में यदि हम लोग देखें तो धरती में विभिन्न कारणों से उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है। ठीक है, भूकंप मतलब पृथ्वी के अंदर यदि कहीं से जरा सा भी जो है कंपन होता है तो उसी का नाम क्या रखा गया है, भूकंप रखा गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का अचानक मुक्त होने पर भी भूकंप आते हैं। सतह का वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम पहुंचती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र या फिर अंग्रेजी में इसको ईपी सेंटर कहा जाता है। अब आपको हम थोड़ा सा एग्जांपल देके बताना चाहते हैं कि बहुत बार यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि 2015 के लमसम में नेपाल में एक बार भूकंप आया था। ठीक है, नेपाल में एक बार भूकंप आया था 2015 में। वहां पर लगभग 10,000 लोग जो है मारे गए थे भूकंप के वजह से। तो जानते हैं उसके अगला दिन जस्ट न्यूज में आया था कि वहां का जो भूकंप था वो 8.7 उसको मापा गया था। तो इसको जो मापा जाता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर जैसे मान के चलिए यहाँ पे धरती जो हिला, यहाँ पे कंपन हुआ, उसके बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे ये रेडियस में इस तरह से बढ़ते चला जाता है, यानी कि इस वे में ये बढ़ता है। तो जहाँ पे भूकंप ये जो स्टार्ट होता है उसी को क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, अधिकेंद्र किसको कहा जाता है, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है। तो ये अधिकेंद्र के बारे में समझ गए, इसीलिए आपको इतना लंबा एग्जाम्पल हम दे रहे थे। अब देखिए, जबकि भूकंप के उद्गम केंद्र को, यानी कि जो उसका अपकेंद्र है, फोकस है, जहां पर जाता है उसे भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है और भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। अवकेंद्र के ठीक ऊपर अधिकेंद्र होता है। ठीक है, अवकेंद्र के ठीक ऊपर क्या होता है, अधिकेंद्र होता है। और भूकंप जो है आप तो जानते ही हैं कि ये जो है भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भूकंप आने का कारण क्या है। ठीक है, भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि हिमालय जो पर्वत हम लोगों का यहाँ पे है वर्ल्ड में, तो उसका हिमालय का पर्वत का निर्माण भी जो है भूकंप के माध्यम से ही हुआ था। टेथिस सागर जो है आपस में टकरा गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, पहाड़ नुमा वहाँ पे भूमि निकल गया ऊपर। इसी से वहाँ पे क्या हुआ था, प्लेट के एक दूसरे से टकराने की वजह से, भूकंप आने की वजह से वहाँ पे पहाड़ का निर्माण हुआ था। तो वही चीज़ है प्लेट विवर्तनिक गतिविधि, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, देखिए, पृथ्वी पर स्थित विभिन्न प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं। अभिसारी प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता तथा अपसारी प्लेट किनारों पर मध्यम तीव्रता के भूकंप तथा संरक्षित प्लेट किनारों पर निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। तो प्लेट एक दूसरे से जब टकराता है तो भी क्या होता है, पृथ्वी में कंपन आता है, यानी कि भूकंप आता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक इसी प्रकार के भूकंप आते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र में ऐसे भूकंप ज्यादा आते हैं, समझ गए, प्लेट के खिसकने की वजह से। अब देखिए, अगर यदि ज्वालामुखी कहीं पे फटता है, ठीक है, ज्वालामुखी कहीं पे अगर यदि होता है तो वहां पर भी क्या होता है, भूकंप आने का संभावना बढ़ जाता है। अब ये कैसे बढ़ जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ज्वालामुखी के विस्फोट होने पर भी क्षेत्र में भूकंप आ सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूमि में कंपन होता है और इस कारण से उसी क्षेत्र में लगातार भूकंप की गतिविधियां भी होती रहती है। ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता जितना अधिक होती है, भूकंप की तीव्रता उतनी ही अधिक निकलती है। ठीक है, माने कि ज्वालामुखी जितना अधिक तीव्र से जो है फटेगा, उसी के हिसाब से वहां पे उतना ही तीव्र गति से क्या होगा, भूकंप का गति जो है उतना ही तीव्र होगा। इस तरह से भूकंप जापान सहित हवाई द्वीप प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ज्यादा आते हैं, समझ गए। तो प्लेट के माध्यम से जो भूकंप आता है उसके बारे में हम समझ गए। अब इसका भूकंप आने का जो दूसरा कारण है वो भ्रंश निर्माण के कारण भी बहुत बार भूकंप आ जाता है। तो देखिए, भ्रंश निर्माण की प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग में अचानक संग्रहित ऊर्जा निकलती है और इसी कारण से भूकंप क्या होता है, आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, समस्थानिक समायोजन की वजह से भी भूकंप आते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। पृथ्वी अपने उच्च और नीच स्थानों के बीच संतुलन बनाकर रखती है और जब भी यह संतुलन बिगड़ता है तब पृथ्वी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा से पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है और उस दौरान क्या होता है, भूकंप आ जाती है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि भूकंप आने का क्या क्या कारण है। भूकंप आने का कारण है प्लेट की वजह से, जो प्लेट आपस में टकराते हैं उसकी वजह से भूकंप आता है। ज्वालामुखी यदि फटता है तो उससे भी भूकंप आता है, और यदि भ्रंश का निर्माण होता है तो उसके वजह से भी
भूकंप यहाँ पर आ सकता है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि भूकंप का मापन का जो प्रक्रिया है, भूकंप का मापन का जो मैप है, यानी कि मैपिंग कैसे होता है इसका, उसके बारे में। तो भूकंप को जो है दो तरह से मापा जा सकता है, रिएक्टर स्केल आपने पढ़ा होगा, और मार्केली स्केल। दोनों तरह से भूकंप को मापा जाता है, लेकिन इसमें जो है अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा और अलग अलग कैटेगरी की भूकंप को मापने का काम करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापने की विधि। तो देखिए, रिएक्टर स्केल परिणाम मापने की स्केल है, भूकंप का परिणाम मापने का स्केल है, जिसके अंतर्गत भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को देखा जाता है। रिएक्टर स्केल में 0 से 9 तक की इकाई होती है। रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 1 इकाई बढ़ने पर उसकी ऊर्जा 10 गुनी बढ़ जाती है। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, 0 से 9 इकाई तक भूकंप मापने की जो इसमें क्या है व्यवस्था किया गया है। आपको बता दें कि भूकंप अगर यदि 4 या 4 से अगर यदि अधिक आता है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। समझ गए क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर यदि 4 या फिर 4 से ऊपर आता है तो यहाँ पर 9 तक का इकाई दिया गया है रिएक्टर स्केल में। दूसरा देखिए, मार्केली स्केल दिया हुआ है। मार्केली स्केल में क्या होता है कि मार्केली स्केल के अंतर्गत भूकंप की तीव्रता को देखा जाता है और इसमें भूकंप द्वारा हुए विनाश आघात के आधार पर भूकंप को तय किया जाता है। इसमें जो है 1 से लेकर के 12 तक की इकाइयाँ रोमन आंकड़ों में दिया हुआ था और यह एक गुणात्मक स्केल है। तो दोनों के बारे में हम समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के प्रभाव के बारे में। भूकंप आने से इसका क्या प्रॉफिट है और क्या नुकसान है। देखिए, हर सिक्का के दो पहलू है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो भूकंप से भी बहुत बार क्या होता है कि पॉजिटिव होता है और नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे नुकसान होता है, कैसे फायदा होता है। तो भूकंप आने से सबसे पहले जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ज्योग्राफी में, पृथ्वी में, वो क्या होता है। तो देखिए, भूकंप विज्ञान से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। दूसरा ये होता है कि कई बार भूकंप के कारण जलमग्न क्षेत्र ऊपर उठ जाता है और द्वीप का जो है क्या करता है, निर्माण कर देता है। तो ये एक फायदा हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, इसके विपरीत कई बार भूकंप से तटवर्ती क्षेत्र धंस जाते हैं, जिसे गहरे बंदरगाह क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया सकारात्मक प्रभाव। उसके बाद इसका नकारात्मक प्रभाव तो आप देखे ही हैं, समझे ही हैं। इसमें नकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक होता है कि भूकंप आने से लाखों की जानमाल की हानि हो सकती है। नवीनतम उदाहरण 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था, आपने देखा होगा लोग कैसे घर से बेघर हो गए, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है ध्वस्त हो गए। 10 सेकंड के अंदर लोग जो है, बहुत सारे लोग अपना जान गंवा दिए। तो ये जो भूकंप आया था बहुत ही खतरनाक भूकंप था, जो कहाँ पर आया था, तुर्की में आया था हाल ही में। भूकंप से अन्य आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है, जैसे ज्वालामुखी भी फट सकता है, सुनामी आ सकता है, कहीं भी भूस्खलन हो सकता है या फिर हिमस्खलन हो सकता है। तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। भूकंप के कारण जो है कई बड़े बांध टूट जाते हैं, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो है बह बह के चल जाती है और उसके बाद भूकंप के कई अवसंरचनाएं जो है नष्ट कर देती है। ठीक है। उसके बाद आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी नकारात्मक प्रभाव भूकंप का पड़ता है। सबसे अधिक जानमाल जो खतरे में जाता है, वो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान करने का जो है कारण होता है भूकंप। अच्छा, भूकंप का वितरण, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। भूकंप का वितरण प्लेट विवर्तनिक के आधार पर दर्शाया जाता है। विश्व में मुख्य रूप से भूकंप की निम्नलिखित भूकंप की पेटी है। अब भूकंप की पेटी का मतलब ये हो गया बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि किस क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आता है। समझ गए? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, पहला पेटी ये है कि प्रशांत महासागरीय पेटी। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या है। तो जितना विश्व में भूकंप आता है उसमें से जो है यहाँ पर जो है 2/3 भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी में। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। यह भूकंप की प्रमुख पेटी है जहाँ पर विश्व के 2/3 भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। यह पेटी अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित है। यह उच्च तीव्रता के भूकंप यहाँ पर जो है हमेशा दर्ज किए जाते हैं। इस क्षेत्र में विवर्तनिक, ज्वालामुखी और समस्थानिक भूकंप आते हैं। इस पेटी क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जापान, फिलीपींस आदि सम्मिलित है। ये जो प्लेट है इसमें कौन कौन से जगह आ जाते हैं, उत्तरी अमेरिका आ जाता है, दक्षिण अमेरिका आ जाता है, जापान आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है। तो ये सारे क्षेत्र इसमें जो है सम्मिलित है और यहाँ पे सबसे उच्च कोटि की भूकंप आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बर्बादी इसी क्षेत्र में होता है, इस प्लेट में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र है। ठीक है, जिसे रिंग्स ऑफ फायर भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर के चारों ओर। उसके बाद देखिए मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसमें जो है जितना वर्ल्ड में भूकंप आता है उसका अकेले 21% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी में।
यह पेटी अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित है, अतः यहाँ भी बहुत उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में इंडोनेशिया जाता है, म्यांमार आ जाता है, भारत, पाकिस्तान, अरब प्रायद्वीपीय, दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका भी सम्मिलित है। मध्य महाद्वीप पेटी, इसमें पूरे वर्ल्ड का 21% जो है आने का संभावना भूकंप का यहाँ पे रहता है। उसके बाद आता है मध्य महासागरीय पेटी। इसमें क्या होता है कि यह पेटी महासागरीय क्षेत्र में अपसारी प्लेट के किनारों पर स्थित है। इस क्षेत्र में मध्यम से निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं और यह भूकंप जो है महासागरीय कटक वाले क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं, जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक, इस क्षेत्र में ये जो भूकंप ज़्यादा आता है। अच्छा, सबसे बड़ा चीज़ अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत में भूकंप का क्या प्रभाव पड़ता है और यहाँ पे भूकंप का क्या रोल होता है, भारत का जो एरिया हमारा है इसमें। तो देखिए, भारत में मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र से भूकंप सर्वाधिक प्रभावित रहता है, जैसे कि नेपाल वगैरह हो गया, यहाँ पे हमेशा भूकंप आते रहता है, क्योंकि यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट मिलती है। इन्हीं दोनों प्लेटों के मिलने से हिमालय का निर्माण भी हुआ है। अब हम जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम आपको बताए थे कि दो प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ था। अभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है। जब ये टकराएगा तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। ये क्या है कि प्रत्येक वर्ष 1 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट की ओर जो है बढ़ रहा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पुराना और प्रौढ़ भूभाग है, ठीक है, जिसे स्थिर माना जाता है, लेकिन कुछ पिछले वर्षों में कृष्णा भीमा नदी क्षेत्र में भ्रंश के कारण भूकंप की घटनाएं भी देखने को मिला है। भारत में भूकंप का मापन जो है मेदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल के द्वारा भी किया जाता है, जिसको संक्षिप्त में MSK स्केल भी कहा जाता है। भारत में जो भूकंप मापा जाता है उसको MSK 64 के द्वारा मापा जाता है, क्योंकि ये स्केल जो है 1964 में लाया गया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है MSK 64। MSK का पूरा नाम क्या है? मेदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल, ठीक है। इसी के माध्यम से भारत में भूकंप को मापा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यह स्केल जो है मार्केली स्केल पर आधारित है और इसमें आघात की तीव्रता देखी जा सकती है। इसमें जो है 1 से लेकर के 12 तक की इकाइयाँ रोमन में लिखी हुई हैं और भारत के भूकंप के क्षेत्र में इसी स्केल के आधार पर दर्शाए जाते हैं, ठीक है, भूकंप का जो क्षेत्र होता है। उसके बाद पूरे भारत को भूकंप की तीव्रता के आधार पर 4 जोन में बांटा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने जोन 1 से लेकर के 2 में मिला दिया है, 1 को जो है जोन 2 में मिला दिया है, अतः भारत में अब केवल 4 भूकंप क्षेत्र हैं। तो जोन 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जोन 5 जो है किस एरिया में आता है और इसमें भूकंप आने की कितना % जो है संभावना रहती है। तो जोन 5 में 11% क्षेत्र आते हैं, अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है। यहाँ पर जो भूकंप आता है इसको MSK 9 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। यह भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिलती है। इस क्षेत्र में अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तरी बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा गुजरात का कच्छ प्रायद्वीपीय शामिल है जोन 5 में, समझ गए। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं जोन 4 में इसमें क्या क्या आता है। तो जोन 4 जो है, जोन 4 जो है 18% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है और अधिक क्षति जोखिम वाला क्षेत्र है। पहले जोन 5 था जो वो अत्यधिक क्षति वाला जोखिम वाला क्षेत्र था, ये थोड़ा सा कम है। इस क्षेत्र में MSK 8 तक के भूकंप आते हैं और यह जोन 5 के निकट स्थित है, अतः यहाँ भी उच्च तीव्रता के भूकंप देखने के लिए मिलता है। इस क्षेत्र में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, सिक्किम तथा महाराष्ट्र से सम्मिलित है। जोन 3 में जो है 30% क्षेत्र आता है और ये मध्यम क्षति वाला जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में MSK 7 की तीव्रता के भूकंप आते हैं, मध्यम तीव्रता यहाँ पे रहती है और इस क्षेत्र में उत्तरी मैदान प्रदेश तथा प्रायद्वीपीय भारत के सभी राज्य इसमें सम्मिलित हो जाते हैं MSK 7 में। जोन 2 में जो है 41% क्षेत्र आते हैं, निम्न क्षति जोखिम वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत होता है। इस क्षेत्र में MSK 6 या उससे कम की तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। भारत का बहुत बड़ा भाग इसी जोन में आता है, यानी कि भारत में भूकंप तो आता है लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि 41% जोन 2 के अंतर्गत आता है, जहाँ पे भूकंप आता भी है तो कम क्षति पहुँचाता है। इस जोन में उत्तर पश्चिमी भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत का अधिकतम हिस्सा सम्मिलित रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग जो है थोड़ा सा इससे संबंधित 8 से 10 प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कि भूकंप से संबंधित 8-10 प्रश्न आपको यदि पूछा जाए कहीं तो अब इसका आंसर क्या करेंगे, आराम से दे पाएंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा आपको भूकंप की परिभाषा दीजिए,
तो विभिन्न कारण से पृथ्वी के प्लेटों में हलचल के कारण उत्पन्न कंपन को ही क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का अचानक मुक्त होने पर भी भूकंप आते हैं। यही है भूकंप की का परिभाषा, या फिर इसको कह सकते हैं कि भूकंप क्या है। भूकंप क्या है उसका भी आंसर आप यही लिखेंगे, भूकंप की परिभाषा दीजिए उसका भी आंसर आप यही लिखेंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापी जाती है, और भूकंप को मापने वाली स्केल का नाम रिएक्टर स्केल है। ठीक है, ये वर्ड आपको नहीं मिला था देखने के लिए। तो इसकी तीव्रता को सिस्मोग्राफ के माध्यम से, और इसका भूकंप को मापने वाली जो स्केल होता है जिसका नाम होता है रिएक्टर स्केल। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि समभूकंपीय रेखा किसे कहते हैं? तो वह काल्पनिक रेखा जो समान तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र को जोड़ती है उसे समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। ओके, उसके बाद पूछा जाता है कि होमोसिस्मल लाइन क्या है? ठीक है, तो देखिए होमोसिस्मल लाइन जो वह काल्पनिक रेखा है जो उन स्थानों को जोड़ती है जहां पर एक समय या फिर समान समय में भूकंप आते रहते हैं। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि अवकेंद्र किसे कहा जाता है? आपको वीडियो का जब स्टार्टिंग था उसी टाइम आपको बता दिए थे फोकस के बारे में। ठीक है, तो देखिए भूकंप के उद्गम केंद्र जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलती है और तरंगों का निर्माण होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या फिर अवकेंद्र या फिर फोकस कहा जाता है। उसके बाद पूछ रहा है कि भूकंप का अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो इसका अभिकेंद्र भी उसी से संबंधित है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए भूकंप का अधिकेंद्र यानी कि ईपी सेंटर पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु होता है जहां भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती है। यह अवकेंद्र के ठीक ऊपर होता है और यहाँ पर सर्वाधिक विनाश भी होता है। भारत में भूकंप के कितने जोन हैं? तो भारत में भूकंप के जोन यहाँ पर टोटल 4 हैं। ठीक है, उनका वर्गीकरण जोन 2 से जोन 5 तक है। सारे केंद्रों के बारे में हमने आपको अभी बता दिया है कि किस जोन में कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है और वहाँ पे भूकंप की कितना जो है खतरा रहता है और कौन कौन सा जगह उसमें आ जाता है। भारत में 4 जोन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह का और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और पास वाले जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।